इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार की सियासत इस वक्त अपने चरम पर है। कांग्रेस के 3 बागी विधायकों ने वोट ना देने को लेकर बड़ा खुलासा किया है। वहीं इस बीच नीतीश कुमार के मंच से बिहार के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो चुका है। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, सबसे पहले बात करते हैं 3 विधायकों के बयान की। तो सभी ने एक ही नाम लिया है और नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं। देखिए, राज्यसभा चुनाव में जब एनडीए की प्रचंड जीत हुई तो उसके बाद कांग्रेस के ऊपर ठीकरा फोड़ा गया कि कांग्रेस के 3 विधायक अगर आ गए होते तो फिर एक आरजेडी के विधायक को कन्विंस करने की कोशिश की जाती, लेकिन कांग्रेस के 6 में से 3 विधायक लापता। और उसके बाद जैसे ही वोटिंग प्रक्रिया खत्म हुई, नतीजे घोषित हुए, फौरन प्रकट हो गए और प्रकट होने के बाद सीधे सीधे कह दिया कि उम्मीदवार सवर्ण थे इसलिए हमने वोट नहीं किया। यानी राहुल गांधी की राजनीति को आप देखिए, ऐसा कैसे हो सकता है कि गठबंधन में रहते हुए सिर्फ यह कारण है कि उम्मीदवार भूमिहार जाति का था इसलिए उसको वोट नहीं दिया गया। तो आरजेडी के मुसलमान विधायक ने कैसे वोट कर दिया, आरजेडी के एससी एसटी विधायक ने कैसे वोट कर दिया। सबसे ज्यादा जाति का कीड़ा इन्हीं लोगों को काट रहा है। ये कांग्रेस के जो 3 विधायक हैं, मनोज विश्वास, मनोहर सिंह और सुरेंद्र कुशवाहा, ये अलग अलग बयान दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि हमें राजेश राम के तरफ से मैसेज था कि आप स्वतंत्र हैं, आप किसी को वोट दे सकते हैं। कोई कह रहा है कि हमें दिल्ली से कोई मैसेज नहीं मिला था, हमारे साथ कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। कोई कह रहा है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम का अपमान लगातार हो रहा है। तो समझ में नहीं आ रहा है कि इन लोगों के बीच चल क्या रहा है। अगर सियासी तौर पर देखें तो यही समझ में आता है कि पक्का ये राहुल गांधी का ही खेल था। राहुल गांधी ने जानबूझकर ऐसा कराया ताकि लोगों के बीच ये मैसेज देने की कोशिश की जाए कि हम जो 85-15 की बात करते हैं, असली राजनीति हमारी उसी तरफ है। लेकिन सर, राजेश राम का तो कहना है कि इन तीनों विधायकों की बात पहले से एनडीए के साथ चल रही थी। नहीं तो राजेश राम किस मुंह से कहेंगे? क्या वो अब अपनी ही पार्टी का मट्टी पलीत कराएंगे? क्योंकि आप देखिए, राजेश राम के करीबियों से मेरी बातचीत हुई तो उन लोगों ने भी कल, जब ये खबर मीडिया में आई उससे पहले हमें मालूम था कि उनमें से एक विधायक जो हैं, मनोज विश्वास नाम है, उन्होंने जाति के नाम पर वोट नहीं दिया था। और ये बात उन्होंने पहले ही कह दिया था। वोटिंग के दौरान उनकी कुछ लोगों से बातचीत हो रही थी तो मनोज विश्वास ने यह खुलासा किया था। उसके बाद सुरेंद्र कुशवाहा, उनका कहना है कि हमारी राजनीति ही जिस वर्ग के खिलाफ रही है, आपने उस वर्ग के कैंडिडेट को उम्मीदवार बना दिया तो आपको विरोध करना चाहिए था। जब तेजस्वी यादव ने एडी सिंह के नाम का ऐलान किया तब विरोध कर देते कि आप इस उम्मीदवार को नहीं बनाइए, आप किसी दलित को बनाइए, किसी ओबीसी को बनाइए, किसी मुसलमान को बनाइए। और कोई कह रहा है कि अगर हिना साहब का नाम चल रहा था, अगर उनको बनाया जाता तो हम वोट कर देते। ये सब फालतू की बातें हैं। अगर गठबंधन में कोई उम्मीदवार खड़ा होता है तो फिर वहां जाति धर्म की बात कैसे आ गई? अब बीजेपी के किसी विधायक ने तो क्रॉस वोट नहीं किया यूजीसी के नाम पर। यह चर्चा चल रही थी कि जितने भी ब्राह्मण, क्षत्रिय और भूमिहार विधायक हैं, कायस्थ विधायक हैं, वो हो सकता है बगावत कर दें, लेकिन किसी ने नहीं किया क्योंकि गठबंधन के उम्मीदवार शिवेश राम थे जो कि दलित जाति से आते हैं। गठबंधन के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा थे जो कि ओबीसी समाज से आते थे, लेकिन एनडीए के विधायक इंटैक्ट रहे। अब कांग्रेस वाले बचने के लिए, अपना मुंह छिपाने के लिए जानबूझकर ऐसी फालतू बातें कर रहे हैं ताकि एक नैरेटिव पेश किया जाए और लोगों में यह मैसेज देने की कोशिश की जाए कि दलितों का असली मसीहा तो राहुल गांधी ही है। निश्चित तौर पर इसमें राहुल गांधी की सहमति रही होगी। राजेश राम बोले, कोई और नेता बोले, ये सब झूठ बात है। यह जानबूझकर तेजस्वी यादव को हराया गया है और जानबूझकर कांग्रेस पार्टी, उसकी इतनी ज्यादा इच्छा है राजनीति में कि बिहार में 5% वोट औकात नहीं है वो हासिल कर लें अपने दम पर, लेकिन दुनिया भर के सपने देखते हैं वो। अब देखिए, उनके कोई बड़े नेता बिहार नहीं आते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि कांग्रेस का शीर्ष जो आला कमान है वो इस चुनाव को लेकर इतना ज्यादा केयरलेस हो सकता है? कोई गंभीरता नजर ही नहीं आ रही है। कृष्णा अल्लावरू कोई नजर नहीं आ रहा। बस अखिलेश प्रताप सिंह एक्टिव रहते हैं क्योंकि कहा जाता है कि वो लालू यादव के समर्थक हैं। तो ऐसे में सवाल उठेंगे और अब कांग्रेस पार्टी जो है वो एक्सपोज हो चुकी है। ये झूठ फूस का ड्रामा है। ये उम्मीदवार इस जाति का था, उस जाति का था, ये कोई मतलब नहीं है। यहां असली मकसद था कि कांग्रेस पार्टी ने तय कर लिया था कि आरजेडी को हराना है, तेजस्वी यादव को हराना है। सर, पप्पू यादव का भी बयान सामने आया है और उन्होंने साफ तौर पर तेजस्वी पर सवाल उठाया है और तेजस्वी को कहा है कि उनकी गलती है, उन्होंने वहां गठबंधन की बैठक नहीं बुलाई, साथ में नेतृत्व नहीं किया, नेतृत्व की ये सारी गलती है। नहीं, यहां पर आरजेडी की गलती है। अगर तेजस्वी यादव ने एडी सिंह को उम्मीदवार बनाया तो विपक्ष को अपने साथी दल को भरोसे में लेना चाहिए था। एक मीटिंग कर सकते थे। आपने देखा एनडीए की तरफ कैसे कैसे बैठक हो रही थी लगातार। उपेंद्र कुशवाहा के घर पर, विजय चौधरी के घर पर, सम्राट चौधरी के घर पर, कोई नितिन नवीन से मिल रहा था। सारे विधायक एकजुट नजर आए
और जब वोट देने की बारी आई तो आप देखिए कि एनडीए के विधायक जो व्हील चेयर पर थे वो वोट देने के लिए आ गए जेडीयू के विधायक, और दूसरी तरफ आरजेडी के विधायक दलील देते रह गए, मेरी मां की तबीयत खराब है, किसी का फोन स्विच ऑफ हो गया। तो ये सब बातें अपनी जगह पर है। पप्पू यादव की बात यहां पर कुछ हद तक सही है, अगर तेजस्वी यादव बेहतर कोऑर्डिनेशन करते तो शायद ये स्थिति ना होती। और आप देखिए ये तो एडी सिंह खड़े थे, अगर तेजस्वी यादव उम्मीदवार बने होते तब क्या होता? तब तो आरजेडी पूरी तरह से ऐसी बेइज्जती होती, ऐसी किरकिरी होती कि तेजस्वी यादव की राजनीति ही समाप्त हो जाती। लेकिन यहां पर तेजस्वी नहीं उतरे क्योंकि उनको डर था, और अगर तेजस्वी उतर जाते तो कांग्रेस पार्टी और बुरी तरीके से यहां पर वोट करती। देखिए राहुल गांधी कभी नहीं चाहेंगे कि तेजस्वी यादव राज्यसभा के उम्मीदवार बने और दिल्ली आए, राज्यसभा में एक नेता के तौर पर उभरे, ताकि विपक्षी गठबंधन में जैसे कि राहुल गांधी का नाम लिया जाता है, अब तो अखिलेश यादव भी दिल्ली की राजनीति में ज्यादा सक्रिय हैं, तो ऐसे में तेजस्वी आ जाते तो फिर दिक्कत हो जाती कांग्रेस वालों को। इसलिए इन्होंने जानबूझकर प्लानिंग की और तेजस्वी यादव को यह मैसेज दिया, ये मैसेज देने की कोशिश की कि बिहार में गठबंधन तभी रहेगा जब हम चाहेंगे तब। यानी कांग्रेस पार्टी एक तरह से कहे तो औकात दिखा रही है आरजेडी को, हालांकि इनकी खुद की औकात कुछ भी नहीं है, सियासी तौर पर यह कहीं नहीं है। इसके बावजूद ये बार बार आरजेडी के साथ ऐसी हरकतें कर रहे हैं, लेकिन इसका इंपैक्ट आगे पड़ेगा। अब देखिएगा आगे के चुनाव में हो सकता है आरजेडी सीधे सीधे ऐलान कर दी कि हम कांग्रेस के बिना चुनाव लड़ेंगे। जी सर, बिहार की सियासत में एक और नया तूफान उठ खड़ा हुआ है। सीएम फेस को लेकर चर्चा अब लगातार बनी हुई है। ऐसे में नीतीश कुमार के समृद्धि यात्रा के मंच से एक नाम का खुलासा हुआ है, आखिर कितनी सच्चाई है और किसका नाम है? देखिए मामला भागलपुर का ही है। कल नीतीश कुमार वहां पर समृद्धि यात्रा के दौरान भाषण देने पहुंचे थे, कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे थे। पहले भागलपुर गए, फिर बांका गए, लेकिन भागलपुर में जब नीतीश कुमार को संबोधन के लिए बुलाया जाना था, उससे पहले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को बुलाया गया। तो जो एंकर थी, जो मंच का संचालन कर रही थी, उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी का जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। लेकिन जब वो उठकर आने लगे तो उन्होंने कहा बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी। अब ये स्लिप ऑफ टंग था या इसके पीछे कोई राजनीतिक मैसेज छिपा हुआ था? क्योंकि एक बार जुबान से जब बात निकल गई, जब कहा जाता है कि तरकश से तीर निकल जाती है तो वापस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके बाद तो बवाली हो गया सोशल मीडिया से लेकर हर जगह कि नीतीश कुमार के मंच पर सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। और देखिए कि एंकर जो थी उनको पटना से बुलाया गया था। कई बार ऐसा होता है कि जब स्थानीय कार्यक्रम होता है तो स्थानीय नेता को मंच संचालन करने के लिए कहा जाता है, लेकिन चूंकि उनको पटना से बुलाया गया था और इतनी ज्यादा प्रिपेयर्ड थी या अनप्रिपेयर्ड थी पता नहीं, कि उन्होंने जोश जोश में सम्राट चौधरी का नाम ले लिया, स्लिप ऑफ टंग हो गया, जो भी हुआ, लेकिन यह सीधे सीधे मान लिया गया कि नीतीश कुमार के मंच से सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बताया गया। अब दूसरे कारण देखिए, जब भाषण खत्म होता है नीतीश कुमार सबसे गुजारिश करते हैं कि आप इन लोगों को समर्थन दीजिए, और फिर से सम्राट चौधरी को लेकर सामने आते हैं। जो उन्होंने सुपौल मधेपुरा में किया, अररिया किशनगंज में किया, खगड़िया बेगूसराय में किया, वही चीज उन्होंने भागलपुर और बांका में भी किया। सम्राट चौधरी को आगे लेकर आए। यानी नीतीश की तरफ से यह साफ नजर आ रहा है कि उनकी चॉइस मुख्यमंत्री पद के लिए सम्राट चौधरी ही है। और जहां नीतीश कुमार के मंच से यह ऐलान हुआ है, वहां से सम्राट चौधरी का घर 35 से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। हालांकि इस दौरान बहुत बड़े बड़े ऐलान भी किए गए, ये भी चर्चा में, चाहे एयरपोर्ट को लेकर हो और बड़ी बड़ी सड़कों को लेकर के हो और तमाम चीजों को लेकर हो, लेकिन चर्चा में ये आ गया कि नीतीश कुमार के मंच से सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बता दिया गया। अब देखना ये होगा, इस पे सियासत गर्मा ही रही है। सोशल मीडिया पर लगातार एक के बाद एक वीडियो वायरल किए जा रहे हैं। लेकिन सर, सम्राट चौधरी का नाम तो पहले से ही सुर्खियों में था। चाहे हम बात करें कि जैसे ही नई सरकार का गठन हुआ था उस दौरान से सम्राट चौधरी एक्टिव मोड में भी दिखाई दे रहे थे। नीतीश कुमार के बाद उन्हीं का नाम चर्चा में बना हुआ था। और अब ऐसे में सीधा सीधा मुख्यमंत्री का अगर उन्हें पद मिल भी जाता है तो क्या वो उस पद पे कायम रह पाएंगे? क्या वो उस पद की गरिमा रख पाएंगे? नहीं, गरिमा क्यों नहीं रख पाएंगे? सम्राट चौधरी आप देखिए कि डिप्टी सीएम बने हैं, गृह मंत्री हैं, वो पार्टी के नेता बन चुके हैं, विधानसभा में नेता अपने दल के हैं, गठबंधन के नेता हैं, उसके बाद विपक्ष के नेता भी रह चुके हैं, तो प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। तो उनके पास भी लंबा चौड़ा अनुभव है। वो आरजेडी में रहे हैं, जेडीयू में रहे, फिर बीजेपी में आए हैं, बहुत पिछले 20 साल से मंत्री हैं बिहार में। तो जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बन सकती हैं, जिनको दस्तखत करने के लिए नहीं आता था, तो सम्राट चौधरी तो फिर बहुत आगे निकल चुके हैं। उनके पास तो अपना अनुभव है, संगठन का अनुभव, प्रशासन का अनुभव और राजनीतिक अनुभव। तो ऐसे में नीतीश कुमार के लिए बेस्ट चॉइस सम्राट चौधरी ही हैं। और लग रहा है कि बिहार की सियासत में कोई बहुत बड़ा उलटफेर होगा तभी कोई नया सीएम आएगा। हालांकि अभी मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री होगा वो एबीवीपी से होगा, आरएसएस के बैकग्राउंड से होगा। अगर यही चीजें लागू होती तो फिर असम में हिमंता बिस्वा शर्मा कैसे मुख्यमंत्री बनते? आप देखिए पश्चिम बंगाल में अगर बीजेपी की सरकार बनेगी तो वहां शुवेंदु अधिकारी सबसे आगे हैं, वो भी टीएमसी से आए हैं।
तो पार्टी हमेशा जो है अपने कंफर्ट के हिसाब से लोगों को आगे बढ़ाती है। पार्टी हमेशा उन नेताओं को प्राथमिकता देती है जो कि आगे चलकर पार्टी के लिए कई मायनों में बेनिफिशियल साबित हो सके। और सम्राट चौधरी से बेहतर यहां पर कोई इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि एक तो ओबीसी जाति से आते हैं, दूसरा हिंदुत्व के प्रखर चेहरे हैं, और तीसरा जिस तरीके से लालू परिवार पर हमलावर रहे हैं और नीतीश कुमार की राजनीति में भी फिट बैठते हैं, नीतीश के भरोसेमंद हैं, तो उनके खिलाफ कोई फैक्टर जाता नहीं है। वो बीजेपी में नहीं थे, बाद में बीजेपी में आए, ये सब बातें अपनी जगह पर है। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कभी कांग्रेस में थे आज बीजेपी में हैं, जो कभी बीजेपी में रहे वो कांग्रेस में हैं, तो ये सब बातें अपनी जगह पर है। सम्राट चौधरी आज भी सीएम की रेस में पहले उम्मीदवार हैं नीतीश कुमार के बाद, और बहुत जल्द हो सकता है कि सम्राट के नाम का ऐलान भी हो जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर एक तरफ महागठबंधन में टूट अब उभर कर सामने आ रही है, कांग्रेस के विधायक खुद नेतृत्व पर ही सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में आरजेडी के नैया डुबाने का काम भी कांग्रेस ने किया है। वहीं दूसरी तरफ सीएम फेस को लेकर चर्चा एक बार फिर अपने चरम पर पहुंच चुकी है। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं शिवानी अतुड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।